चलो देखो तो हम लोग को कौन पाठ पढ़ना है ना। तो जय प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं पराक्रम, ठीक ना। 11वां पाठ है, 11वां, ठीक। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जान लेते हैं, अर्थ जान लेते हैं कि का परिचय होता है, का अर्थ होता है, ठीक है। तो देखो कहता है कि जय प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर के बना है ना, जीव विज्ञान के प्रौद्योगिकी शब्द से, ठीक। तो देखो जैव कहने का मतलब होता है जीव, प्रौद्योगिकी कहने का मतलब होता है ना कि उसका सही उपयोग करना, ठीक ना, और बढ़ावा देना। प्रारंभ में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा मानव के लिए उपयोगी उत्पाद के विकास को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता था, है ना। इसे प्राचीन में जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता था, जैसे कि सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया द्वारा सिरका बनाना, दही बनाना, शराब बनाना, एल्कोहल बनाना, ठीक ना, एवं डबल रोटी इत्यादि बनाना, इस हमको अच्छे कहलाता था, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता था, ठीक है ना। एल्कोहल बनाना इस हम जैव प्रौद्योगिकी। और वर्तमान समय में पुनर्जैव, है ना, लिंकेज, जिसको इंग्लिश में लिंकेज कहते हैं, लिंकेज नाम से परिचित है, डीएनए तकनीक के प्रयोग द्वारा जीवों में बहुमूल्य क्षमताओं के विकास एवं नवीन जो है से कच्चे कहलाता है, तो जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि डीएनए पूर्ण लाइगेज, लिंकेज करना इत्यादि के बारे में जानकारी करना कच्चे कहलाता है, तो प्रौद्योगिकी कहलाता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों के मानव के लिए उपयोगी होता है, अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसमें पात्र निषेचन द्वारा परखनली शिशु निर्माण, जीन संश्लेषण, जीन थेरेपी, डीएनए टीका का निर्माण इत्यादि शामिल है। डीएनए का उसके विखंडन करना, उसे फिर पूर्ण रूप से एक साथ मिला देना, ये सब शामिल है किसमें, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक ना। तो यहाँ पर सुसटीक परिभाषा देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के। तो जैव प्रौद्योगिकी की सुसटीक परिभाषा क्या है कि उत्पाद और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीवों, कोशिकाओं एवं उनके भागों के आणविक प्रतिक्रियाओं का संयोजन ही जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। किसका किसका, तो उत्पाद और सेवा के, प्राकृतिक जीवन और जीवों कोशिका के बीच के जितना संयोजन होता है उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अथवा जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और रसायन अभियांत्रिकी तकनीक के बारे में जिसको पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे, है ना, देखो जीव सजीव, तंत्र, सूक्ष्म जीव, कोशिकाएं, अवयव, सब तकनीक कैसे होता है, मानव के लिए उपयोगी होता है, जिसे हम लोग कैसे कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें, है ना, मानव सेवा के लिए उपयोग करने वाले प्रौद्योगिकी का अध्ययन करते हैं उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो कोई भी एक परिभाषा दिमाग में समान रखना है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद देखेंगे हम लोग इस अध्ययन, इसके पाठ में कहाँ लोग पढ़ेंगे, तो इस पाठ में हम लोग जैव सिद्धांत, उसका साधन, प्रतिक्रिया कैसे कैसे होता है, जिसमें तो सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी में और थोड़ा सा जानेंगे, है ना। जिसमें कैसे करते हैं, तो इसमें वैसा तकनीक जिसमें सूक्ष्म जीव के द्वारा मानव, है ना, सूक्ष्म जीव मानव के द्वारा कैसे करता है, पादप अथवा जंतु को उसका और उसके अवयव से प्राप्त करता है और उसकी मदद से विकास करता है, उत्पाद बनाता है ना, वो सब जैव प्रौद्योगिकी प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसको सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो मानव इंसुलिन का उत्पादन, प्रतिजैविक का उत्पादन, इसको एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन कह सकते हैं, वृद्धि हार्मोन, टीका यानी वैक्सीन, एंजाइम, कार्बनिक अम्ल इत्यादि का निर्माण, ये सब किस में आएगा, तो जैविक प्रौद्योगिकी में आएगा। एसिटिक अम्ल का निर्माण, प्रोटीन पाउडर, है ना, ये सब आएगा किसमें, तो जैव प्रौद्योगिकी में, जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है ना, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, दवाएं, बी फार्मा, ये सब जितना कोर्स वाले भी होता है पढ़ाई, तो प्रौद्योगिकी के बारे में। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्नत किस्म के रोग प्रतिरोधी किस्में, जैविक खाद, दुर्लभ संकर प्राप्त करना सम्मिलित किया गया। मैंने किस्म खाद, रोग प्रतिरोधी क्षमता, दवा, वैक्सीन, ये सब मिलकर हम लोगों ने जानकारी लेना है ना। जैसे कि पहले अब इसको मैं कहे कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहना है, तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में, है ना, जनक किसको माना जाता है, तो पॉल वर्ग को माना जाता है, पॉल वर्ग, ठीक है ना। और जीवों के वांछित लक्षण इसमें प्राप्त करने के लिए अनुवांशिक पदार्थ जैसे जीन या डीएनए का टुकड़ा को तोड़ने या जोड़ने, हटाने को ठीक रूप से व्यवस्थित करने को ही कैसे कहते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। और इसे टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे इंसुलिन जीन को जीवाणु इस्चेरिशिया कोलाई में स्थापित करके बड़े पैमाने पर इंसुलिन का कैसे कहता है, उत्पादन किया जाता है, किसको उपयोग करके, तो इस चेरेसिया कोलाई का उपयोग करके इंसुलिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में कैसे किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि रासायनिक अभियांत्रिकी, तो रासायनिक अभियांत्रिकी, ठीक है ना। रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या होता है कि रोगाणु रहित
मन के इसमें रोगाणु नहीं है ना। वांछित सूक्ष्मजीवों के सकेंद्री कोशिकाओं को वृद्धि करके जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का अधिक मात्रा में निर्माण करना रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाता है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में रसायन विधि का उपयोग करके कर जाता है, इसे कुछ कहते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी, जैसे कि एंटीबायोटिक, टीका माने कि वैक्सीन है ना, एंजाइम इत्यादि का निर्माण करना ही रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाता है। सरल भाषा में बोले तो रसायन पदार्थों का उपयोग करते हैं जिस अभियांत्रिकी में उसे रासायनिक अभियांत्रिकी कहते हैं। एक आ गया है प्लाज्मिड में क्या है, ठीक ना। प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड एक सेट्रो क्रोमोसोमेट बैक्टीरिया में से एक छोटा वलयाकार डीएनए होता है। और प्लाज्मिड से ही डीएनए के टुकड़े को जोड़कर पुनर्योगन डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए का निर्माण होता है ना। कहने का मतलब है तो डीएनए का कुछ इस प्रकार से टुकड़ा रहेगा है ना, इसको तोड़ करके फिर इसको लाइगेज करना, जोड़ना ही कच्ची कहलाएगा, तो प्लाज्मिड का भाग कहलाएगा इसमें, ठीक ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो जो अपने स्वतंत्र रूप से अलग होकर के अपनी संख्या को बढ़ाता है, जीवाणु अपने को अलग करके और उसकी संख्या को बढ़ाता है। इसके बाद आता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, है ना, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसका मुख्य अंतर क्या है, इसके क्रियाविधि के बारे में हम लोग के जानना है। तो सबसे पहले ऊतक या कोशिका जिसमें वांछित डीएनए होता है, कोई भी कोशिका है उसका केंद्रक होता है, उसमें क्या होता है, तो उसका डीएनए होता है। देखो अभी हम जानेंगे अनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक ना। अनुवांशिक इंजीनियरिंग के मुख्य रूप से क्या होता है, क्रियाविधि का है, ठीक ना। देखो ऊतक या कोशिका जिसमें वांछित डीएनए होता है, इसमें क्या होता है, वांछित डीएनए, ठीक ना। दूसरा प्रतिबंधन एंजाइम, यह एंजाइम को आणविक कैंचिस भी कहा जाता है और यह एंजाइम डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है, जैसे कि इको R1, इको है ना, बैम H1 है ना, हिंड H3 है ना, ये सब का चीज़ है। तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। जब हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक वाइज तब इसको आएगा जरूरत है, ठीक ना। आगे कहता है कि लाइपेज एंजाइम, यह डीएनए के कटे हुए टुकड़े को कैसे करता है, प्लाज्मिड में जोड़ता है। हाँ देखो डीएनए के कटे टुकड़े, डीएनए देखो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम गलती बन गया ना, इस प्रकार से, ठीक। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से कच्चे निकलेगा डीएनए, ठीक ना। डीएनए में अंतिम में जीन, जीन में कच्चे रहेगा आरएनए, डीएनए इन्फॉर्मेशन रहेगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक ना, इस तरह से। तो इसमें क्या कहता है, तो उसको डीएनए के टुकड़े को प्लाज्मिड कहा जाता है ना। अच्छा, क्लोनिंग के वेक्टर क्या आता है, तो इसके माध्यम में कटे हुए छोटे हुए डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है, उसे कैसे कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। और फिर जीन क्लोनिंग क्या है, तो देखो जीन क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई गई। पहला कि जीन प्राप्त करने की तैयारी, पहले जीन को कैसे करते हैं, प्राप्त करते हैं। वांछित पौधे के डीएनए अथवा शरीर से कोशिका ऊतक से प्राप्त डीएनए कैसे करते हैं, तो प्राप्त करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है, ठीक है, ताकि उसे कंस्ट्रक्शन किया जा सके, है ना। आगे कहता है कैसे कि वेक्टर में प्रवेश, इसके बाद फिर कैसे किया जाता है, वेक्टर में प्रवेश। प्लाज्मिड के टुकड़े के डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटते हैं और इन टुकड़ों को लाइगेज एंजाइम की मदद से कैसे करते हैं, जोड़ देते हैं। पहले डीएनए के टुकड़े को काटते हैं, ठीक ना, और फिर से कैसे करते हैं, तो लाइगेज एंजाइम द्वारा कैसे करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको काट दिए और फिर लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसे कैसे कर देंगे, जोड़ देंगे, जो पूर्णतः इस तरह से गोलाकार हो जाएगा। और इसे कैसे कहते हैं, तो पुनर्जीवक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इसके बाद आता है कि प्रतिबंधित एंजाइम क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक ना। तो प्रतिबंधन एंजाइम कहने का मतलब कुछ एशेरिशिया कोलाई से निकलने वाले दो एंजाइम से जीवाणुभोजी को वृद्धि को रोकता है, और इसे कैसे कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। कहने का मतलब वैसा एंजाइम जो उसकी वृद्धि को रोके उसे कैसे कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक ना। प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सो न्यूक्लियेज, ठीक ना, और दूसरा एंडो न्यूक्लियेज। एक्सो न्यूक्लियेज का होता है, तो एक्सो न्यूक्लियेज जो सिरे पर न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है ना, यह डीएनए के सिरे से कुछ करता है, न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है। और एंडो न्यूक्लियेज यह डीएनए को भीतर से विशिष्ट स्थानों पर काटता है, ठीक ना। अगर अलग करेगा तो एक्सो न्यूक्लियेज और काटेगा तो एंडो न्यूक्लियेज, ठीक ना। इसके बाद आता है कि जीन क्लोनिंग क्या है, कौन सा चीज़, तो जीन क्लोनिंग, ठीक ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तकनीक को ही कैसे करते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक को ही कैसे करते हैं, जीन क्लोनिंग, है ना। इसमें क्या कहा जाता है, तो अलग अलग प्रजाति के जीवों को डीएनए अणुओं के खंडों में तोड़ करके जोड़ करके नया डीएनए बनाया जाता है, जिसे कैसे कहते हैं, तो जीन क्लोनिंग कहते हैं। और इसके लिए पोषक माध्यम में पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और इसको कैसे कहता है, तो जीन क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सफलता के कैसे है, तीन कारण है। पहला क्या है कि
डीएनए विकेंद्रीकरण, स्वाभाविकरण की क्षमता। डीएनए के पास ऐसा क्षमता होता है ताकि वो अपने आप उनका कर सके, एक जैसे को जोड़ सके। डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो डीएनए के दोनों रज्जु अलग हो जाते हैं, जिससे डीएनए विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है कि देखो डीएनए को साधारणतः हम लोग यहाँ पर इस तरह से चित्र पाएंगे, ठीक है ना, जो कि दोनों जगह, जबकि साधारणतः डीएनए का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है ना, इसमें इस प्रकार से कच्चे रहते हैं, इसके खंड जुटे रहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर गर्म करते हैं तो कच्चे होता है, तो दोनों भाग अलग अलग जुड़ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद डीएनए का स्वाभाविकरण करने का कच्चे कि जब इस राज्य को ठंडा करते हैं तो पृथक रज्जु जुड़ जाते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, डीएनए का स्वाभाविकरण, जैसे कि यहाँ पर जुटा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा आता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है ना। इसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यानी कि आणविक कैंची डीएनए को अंतः विशिष्ट स्थान पर से काटता है, और जिसे पैलिडोम स्थल पर काटना जरूरी होता है, माने कि जहाँ पर इसको काटना जरूरी होता है वहीं पर से कैसे करते हैं, इसको हम लोग करते हैं, और वहाँ पर जिसको जोड़ना रहता है उसको जोड़ते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि इसका उत्पादन तो यह समझ, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं जब बीज के उत्पादन में, जैसे कि कद्दू है ना, फिर सब्जी में हो गया लंबा का में परोर, है ना, तो इस का ज़्यादा लंबा होता है, लंबा वाला में जीन होगा लंबा वाला, ठीक है ना, तो इसको जीन निकाल करके जो छोटा आकार के फल है, जैसे करेला है छोटा आकार का फल, तो उसको में लंबाई वाला जीन जोड़ देंगे तो करेला का फल भी कैसे होने लगा, लंबा होने लगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग इस तकनीक का उपयोग करते हैं। जैसे आगे कहता है कि जीन संबंधन तकनीक क्या है, जीन संबंधन तकनीक, तो इस तकनीक द्वारा विलगित डीएनए खंड को प्लाज्मिड द्वारा जोड़ते हैं, ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, तब टूटे हुए डीएनए को जोड़ना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऐसा पार्टी है टॉपिक कि जोड़ने का काम कौन करता है, तो लाइगेज एंजाइम। इसे किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए कैसे करता है, तो क्लोन भी से कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो क्लोन भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है कि पुनर्जोग डीएनए तकनीक के लिए क्या क्या आवश्यक होता है ना, तो सबसे पहले आवश्यक होता है एंजाइम, दूसरा में वाहक, ठीक है ना। एंजाइम का होता है कि पुनर्जोग डीएनए तकनीक में निम्नलिखित एंजाइम कार्यक्रम होता है, जैसे कि लाइसोजाइम कोशिका भित्ति को नष्ट करता है लाइगेज, है ना, और लाइगेज जोड़ता भी है, और एक्सो एंडोन्यूक्लियस जो कि कैंची का काम करता है, और फिर वाहक में तो वह डीएनए जो फौरन डीएनए को अनुकूलन पोषक में पहुंचाता है, जैसे कैसे कहते हैं, वाहक डीएनए। कहने का मतलब कि जो पोषण पहुंचाता है उसे कैसे कहते हैं, वाहक कहते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज के डीएनए, ठीक है ना। तीसरा का पथिक डीएनए, ठीक है ना, वह डीएनए में एक जीव से दूसरे जीव में कैसे करता है, वाहक में मदद पहुंचाता है, तो उसे कैसे कहते हैं, पथिक, अथवा जो रास्ता बनाने का काम करता है उसे पथिक कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें आता है, ठीक है ना। और एक होता है पैलेमिड्रोम्स, है ना, जो कैसे करता है, एक समूह बनाता है, वर्णों का ऐसा समूह जिसे आगे और पीछे दोनों तरह से पढ़ने के लिए एक ही शब्द बनता है, तो उसे कैसे कहते हैं, पैलिंड्रोम्स। जैसे कि एक शब्द होता है क्या, मलयालम, इसको इस तरह से पढ़ो मलयालम तो भी सही है, और इस तरह से पढ़ो तो मलयालम, इसी तरह से। उसी तरह से डीएनए के भी पैलिड्रोम का जो होते हैं एक दूसरे से ई पट्टी से पढ़ो, मैंने दाएं साइड से पढ़ो, बाएं साइड से पढ़ो, दोनों एक ही जगह से होते हैं, कोड भी इसी प्रकार से। जैसे डीएनए पैलिड्रोम में, डीएनए पैलिड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम है जो पढ़ने के अभिन्यास से समान रखते हैं, और दोनों लड़ियाँ एक दूसरे से कैसे होता है, समान होता है। जैसे कि, है ना, यहाँ पे कैसे है कि GAATCC इधर से पढ़ेंगे, है ना, तो ही CCTGAAG, ठीक है, इस तरह से मैंने कि दोनों का होता है समान होता है। जैसे कि यहाँ 5 डैश 3 डैश से, है ना, और इधर 3 डैश 5 डैश से, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के समान रहेंगे, इस वाला बीच वाला भाग नहीं जाता है, तो इसे कैसे कहते हैं, डीएनए पैलिड्रोम। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ियाँ पैलिड्रोम स्वभाव का कैसे होता है, एक दूसरे पर काटते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है ना। ये डीएनए का भाग है, प्लाज्मिड PBR322, इसका चित्र ही पूछता है, प्लाज्मिड PBR322 आई फोर्जिन डीएनए है, ठीक है ना, और इसको कैसे करेगा, जितना भाग सीधा तोड़ा उतना ही भाग से इधर भी तोड़ेगा, और ये कैसे है, तो डीएनए लाइगेज है जो कि कैसे करता है, तोड़ने का काम करता है, यहाँ पर इसे तोड़ा और इसको जोड़ने का भी काम करता है, लाइगेज ही काम करेगा, और इस तरह से फिर जो जरूरत की बात है उसको जोड़ जाता है, ऐसे कैसे करते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है ना। और इसे बैक्टीरिया द्वारा, बैक्टीरिया के माध्यम से छोटा रहता है, उसे जहाँ सूचित भेजना रहता है वहाँ पे कैसे करते हैं, भेज देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आता है कैसे कि यहाँ पर डीएनए के खंड कैसे करेंगे, विखंडन कैसे करेंगे, और उसका विलगन का होता है, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक कहता है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया जाता है, किसका, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के, है ना, इन टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा अलग कर लिया जाता है, किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा, ठीक है ना। डीएनए के इन ऋणावेशित टुकड़ों को
एनोड की तरह मेष में कच कर लेता है, अलग कर लेता है, जैसे एनोड की तरह कच कर लेता है, अलग कर लेता है ना। और इस प्रक्रिया में एगारोज के माध्यम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो एगारोज का, ठीक है। और एगारोज समुद्री घास से प्राकृतिक बहुलक से प्राप्त होता है। एगारोज कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्र से प्राप्त होता है। एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा डीएनए के टुकड़े के आकार के अलग अलग हो जाते हैं। एकदम छलनी जैसे छोटे छोटे छिद्र जैसा कच्चे होते हैं, डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं। और डीएनए के जितने टुकड़े छोटे होते हैं उतना ही कच्चे करता है, एलोगरेज उस पर ज़्यादा प्रभावित रहता है। और डीएनए के इन खंडों को देखने के लिए इथिलियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करके परावैज्ञानिक के प्रभाव में लाया जाता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। इसे हमेशा कंप्यूटर डेस्कटॉप मशीन के सहायता से ही देखा जाता है। और अभिरंजित डीएनए को कच्चे कहते हैं तो परावैज्ञानिक करने के प्रभाव से चमकीले नारंगी पट्टी के रूप में कच्चे देता है, दिखाई देता है। और इन पट्टियों को काट करके अलग कर लिया जाता है और जिसे कच्चे करते हैं जेल निष्कासित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को कच्चे करते हैं, छाड़न करते हैं। इसके बाद कटे हुए डीएनए को कच्चे करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, उसे पुनर्जुगन करता है, उसे फिर कच्चे करता है, तो डीएनए का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो डीएनए का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है। अच्छा, इसके बाद आता है कच्चे कि बायोरिएक्टर। कौन सा चीज? बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर का तो बायोरिएक्टर एक बर्तन है जिसमें सूक्ष्म जीवों के पौधों, जंतु एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। कच्चे है तो प्रकार का बर्तन है। कच्चे माल को जैव से विशिष्ट उत्पादन के लिए परिवर्तित किया जाता है। और बायोरिएक्टर वांछित उत्पादन है तो अनुकूल वातावरण देता है। कच्चे देता है अनुकूल वातावरण देता है, जैसे कि ताप बढ़िया होना चाहिए, पीएच बढ़िया होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए उसमें, है ना। ऑक्सीजन की मात्रा, जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद में इसका बहुत ज़्यादा कच्चे होता है उपयोग होता है। किसका? तो बायो रिएक्टर का। इसके बाद है कि सूक्ष्म इंजेक्शन क्या है, ठीक है ना। सूक्ष्म इंजेक्शन या सूक्ष्म इंजेक्शन वहनी, ठीक है ना। डीएनए के किसी जंतु कोश का या पादप कोश का केंद्रक में प्रविष्ट कराना सूक्ष्म इंजेक्शन कहलाता है ना। डीएनए के कोई भाग में थोड़ा सा मात्रा कच्चे करना, प्रवेश कराना कच्चे कहलाता है, सूक्ष्म इंजेक्शन कहलाता है। और इसका उपयोग अंडाणु, अंडे अथवा भ्रूण में किया जाता है ना, जैसे कि आईवीएफ में, है ना। इसका उपयोग किया जाता है कि एक कोश का कच्चे कहता है, ओवम और एक कोश का स्पर्म को कच्चे कहता है तो प्रवेश कराया जाता है, ठीक ना। आगे कहता है कि टाइटेनियम प्लाज्मिड, चाहे तो टीआई प्लाज्मिड इसको बोलते हैं। टीआई प्लाज्मिड एक प्राकृतिक प्लाज्मिड है जो एक जीवाणु एगोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसिस द्वारा पौधे के जड़ में बनाए जाते हैं और ट्यूमर कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो ट्यूमर कोशिका में। और यह एक प्राकृतिक जीन संवाहक है। कैसा है? प्राकृतिक जीन संवाहक। इसमें जेनेटिक सूचना ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। किसका क्षमता होता है? जेनेटिक सूचना, माने जेनेटिक सूचना ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। टीआई प्लाज्मिड प्राकृतिक जीन संवाहक भी है और बैक्टीरियल प्लाज्मिड PBr322 कच्चे है तो कृत्रिम प्लाज्मिड है। ये कच्चे है कृत्रिम PBr322 और टीआई प्लाज्मिड जैसे कच्चे है तो प्राकृतिक है, ठीक है ना। आगे कहता है कि क्लोनिक वाहक क्या है, कौन सा चीज? क्लोनिक वाहक। तो क्लोनिक वाहक के रूप में मुख्यतः कच्चे होता है प्लाज्मिड एवं जीवाणु का काम में लिया जाता है। इसमें प्लाज्मिड एवं जीवाणु का उपयोग में लिया जाता है। और ये वाहक जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से कच्चे करते हैं तो प्रतिक्रिया बनाने में सक्षम होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया बनाने में सक्षम। और जीवाणु भोज के जीनोम के जीवाणु कोशिकाओं की अनेक प्रतिक्रिया बन जाती है। क्रम कैसे होता है? अनेक तरह की प्रतिक्रिया बन जाती है। कुछ प्लाज्मिड को जीवाणु कोशिका के 1 या 2 प्रतिक्रिया, जबकि कुछ प्लाज्मिड के 50-15 से लेकर 100 तक के प्लाज्मिड बना सकते हैं। कुछ थोड़ा सा बनाते हैं तो कुछ बहुत अधिक मात्रा में बनता है प्लाज्मिड। यदि विजातीय या वांछित डीएनए खंड को इन वाहकों से जोड़ दिया जाए तो वाहक के साथ साथ विभाजित डीएनए की संख्या भी कच्चे होते हैं, गुणित होते हैं, कि उसकी भी संख्या बढ़ जाती है। और वाहक क्लोनिंग हेतु निम्नलिखित विधि होना चाहिए। पहला प्रतिक्रियन का उद्गम, दूसरा का वर्णजोग चिन्हक, तीसरा का क्लोनिक का स्थल और चौथा का जीन क्लोनिक, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग जानेंगे एक्सप्लेनेशन कि प्रकृति का उद्गम क्या है, ठीक है ना। तो प्रकृति का उद्गम करने का हम लोग कि ऐसा जगह है ना, ऐसा स्थान जहाँ से प्रतिकृति का कच्चे होता है, प्रतिक्रिया शुरू होता है तो उसे कच्चे कहते हैं प्रतिक्रियन के उद्गम। दूसरा का वर्णजोग्य चिन्ह, ठीक है। तो वर्णजोग्य के चिन्ह का होता है तो उद्गम के साथ साथ वर्णजोग्य चिन्ह भी कच्चे होता है, आवश्यक होता है। और वर्णजोग्य चिन्ह जो होता है कच्चे अपरूप प्रांतों के प्रांत करने में कच्चे करता है, सहायक होता है, उसे पहचान करने में सहायक होता है। ये चिन्ह रूप प्रांत तो कच्चे करता है तो चयनात्मक वृद्धि में भी सहायक होता है, माने कि चयन करेगा, चिन्ह बता देगा, ठीक है। और रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे होता है डीएनए खंड को परपोषी में जीवाणु में कच्चे करता है, प्रवेश कराया जाता है। तो एक परपोषी से दूसरे परपोषी में से कच्चे करता है, प्रवेश कराया जाता है, ठीक ना। और ये हमेशा कच्चे होते हैं तो एम्पीसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में कच्चे होते हैं, चिन्ह माना जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा चिन्ह के वो है तो कच्चे तो इकोलाई क्लोनिक वाहक PBr322, ठीक है। और भी बहुत सारे एंजाइम हैं जिसमें कच्चे क्लोनिक वाहक के काम करते हैं, जैसे कि हिंद3, इकोआर1, BAMH1, S1, PBU2 और PST1 और CIA
1, ठीक ना। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन आते हैं इसमें, तो कौन, AMPR और TTR। प्रतिक्रियान के उद्गम कच्चे होता है तो ORI से होता है। प्लाज्मिन प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रोटीन कोड कच्चे होते हैं तो ROP होते हैं। और ये जहाँ पर होता है उसे कच्चे कहते हैं क्लोनिंग असर कहते हैं, ठीक ना। तो क्लोनिंग असर किसे कहते हैं, तो इसको कच्चे होना चाहिए, बढ़िया जगह होना चाहिए और व्यवस्था होना चाहिए ताकि सब चीज़ पौष्टिक तत्व, पोषण, विटामिन, माध्यम, तापमान, pH प्राप्त हो सके, ठीक ना। और एक से अधिक पहचान के लिए स्थल होना चाहिए और वाहक स्थानों से कच्चे कर जाएंगे, जिससे कच्चे जीन कॉलोनी भी कच्चे हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। इसके लिए PBR322 नामक प्लाज्मिन कच्चे करता है, टेट्रासाइक्लोरिन प्रतिरोधी कच्चे करता है, तो पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीन होता है और इसमें कच्चे होता है तो एक जगह से दूसरे जगह से जोड़ा जाता है, जैसे कि PBR322 को, है ना, ये जो कि कच्चे हैं तो कृत्रिम जीन कॉलोनिक संवाहक है ना। ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कच्चे किया जाता है तो टेट्रासाइक्लिन के माध्यम से कच्चे कहता है, जोड़ा जाता है और जब खत्म हो जाता है तो पूरा इसका मात्रा कच्चे होता है, समाप्त। ऐसी पुनर्जीवक प्लाज्मिन युक्त रूपांतरण जीवाणु के कच्चे करता है, एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित होता है और इसे कच्चे करते हैं, वर्धन प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। और ये रूपांतरण टेट्रासाइक्लिन मुक्त या माध्यम पर वृद्धि नहीं करते हैं, जबकि विजातीय DNA निवेशन भी इसका मात्रा कच्चे होता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसके अलावा भी इसका और गुण है कि प्रतिजैविक निष्क्रिय होने पर पुनर्जोग का चयन मुश्किल हो जाता है और इसके कारण चिन्हकों का विकास होता है। यह चिन्हक क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, कच्चे उत्पन्न करने में, रंग उत्पन्न करने में। और यह बीटा गैलेक्टोलाइसेट जीन युक्त प्लाज्मिन जीवाणु कोशिका में होती है और क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति से नीले रंग की कच्चे बनाती है, कॉलोनी बनाती है, ठीक ना। और भी काम करता है, क्या करता है, तो पुनर्जोग DNA पुनर्जोग प्लाज्मिन निवेशी निष्क्रियता कर देता है और जिसके कारण गैलेक्टोसाइलेट निष्क्रिय होता है तथा जीवाणु कॉलोनी का रंग उत्पन्न नहीं होने देता, ठीक ना। और फिर इसे कच्चे कॉलोनी के रूप में कच्चे होता है, पहचाना जाता है, ठीक ना। अच्छा, एक बाद फिर आता है कच्चे कि जीन क्लोनिंग हेतु वाहक, जीन क्लोनिंग हेतु कच्चे चाहिए, वाहक चाहिए, माध्यम चाहिए, ठीक ना। अच्छा, तो क्या क्या चाहिए, तो जीन जैसे ढेर सारी कॉपीज बनाना है तो जीन जो जीन होता है उसमें हम लोग कच्चे करते हैं, पर पोषक कोशिका में स्थापित कर देते हैं। जो कि DNA बनेगा और उसे हम लोग पर पोषक कोशिका में स्थापित कर देंगे तो जीन के अपने जैसे कच्चे बनेगा, नए जीन बना सकते, ठीक ना। जैसे कि वायरस करता है, वायरस में कोरोना वायरस देखता था कि मनुष्य के शरीर में चल जाता था, है ना, और जैसे कर अंदर जाता था तो इसको क्रोमोसोम में, है ना, जाकर के केंद्र में पहुंच जाता था, उसको से जितना होता था सब अपना कॉपी बनाने के लिए करता था, आदमी इसकी संख्या बढ़ जाता था जिससे आदमी ज़्यादातर प्रभावित हो जाता था। परपोषी जीव में क्या होता है, तो रूपांतरण होता है और सक्षम परपोषी होना चाहिए, मन परपोषी भी थोड़ा सा माध्यम वाला होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, पुनर्जोग DNA को कैसे करते हैं, तो जीवाणु कोशिका प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जीवाणु कोशिका को पुनर्जोग DNA लेने हेतु सक्षम बनाया जाता है, माने उससे पोषित किया जाता है ताकि उसे कैसे हो सके, मात्रा प्राप्त किया जा सके, ठीक ना। जैसे कि कैसे कैसे प्रवेश कराया जाता है तो इसकी विधि है, परपोषी कोशिका में कैसे कैसे हम लोग कैसे करेंगे तो उसे प्रवेश कराएंगे। तो पहला सूक्ष्म अंतरेपन, सूक्ष्म अंतक्षेपण, इसके द्वारा कैसे कहते हैं, पुनर्जोग DNA को सीधे ही जंतु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, इसे डायरेक्ट कैसे कहता है, प्रवेश कराया। आयोग है जीन गन या बायोलिस्टिक, ठीक ना। इसमें कैसे कहते हैं, तो इस विधि में DNA के आवृत सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों के माध्यम से कैसे कहता है, उच्च वेग से प्रवेश कराया जाता है, जिसे जीन गन या बायोलिस्टिक कहते हैं, ठीक ना। और होता है निरस्त्रीकृत रोगजनक वायु, इसमें कैसे कहता है, तो इसमें रोगजनक को कैसे परपोषी कोशिकाओं को रोगग्रस्त नहीं करते बल्कि विदेशी माध्यम से कैसे कहता है, स्थानांतरित कराया जाता है, ठीक ना। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कैसे तो प्रवेश कराते से जानते हैं कि पुनर्जोग DNA के तकनीक पकड़े, एक टेक्नोलॉजी से हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो पहला होता है कैसे कि DNA विलगन या पृथक्करण, कैसे DNA विलगन या पृथक्करण यानी कि टूटना, ठीक ना। तो वांछित जीन DNA वाली कोशिकाओं का चयन करके उसका लयन किया जाता है और जिससे उनका DNA कैसे होता है, बाहर निकल जाता है, टूट कर कैसे निकल जाता है, बाहर। इसके लिए वांछित DNA युक्त कोशिकाओं लाइसोजाइम जीवाणु सेल्यूलेज एक काइटोनिज ये एंजाइम को अच्छी कहता है संसाधित किया जाता है, ठीक है। और DNA को हिस्टोन प्रोटीन एवं RNA से अलग करने के लिए प्रोटीन एवं राइबो न्यूक्लियस का कैसे कहता है, उपयोग किया जाता है ताकि उसको DNA को कैसे किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। शोधित DNA को अवक्षेपित करने के लिए द्रुत स्थितित एथेनॉल का कहता है मिलाया जाता है, इसमें कुछ माध्यम मिलाया जाता है जिसे कैसे कहता है, द्रुत स्थितित एथेनॉल। और DNA को खंडन करते हैं वहाँ पर विशेष स्थान से काटना होता है, ठीक ना। यानी कि DNA को जहाँ तहाँ से काट देंगे तो उसमें पुनर्जोग होने की संभावना बहुत कम है और खराब हो जाएगा DNA का सैंपल भी, ठीक ना। प्रतिबंधन एंजाइम में पाचन नियंत्रण एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा ही किया जाता है, किसके द्वारा,
तो एगारोज जेल द्वारा, ठीक ना। ऋणावेशित डीएनए अणु धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर कचे होते हैं, गतिमान होते हैं, ठीक ना। और इसमें है कि उपयुक्त प्रक्रिया वाहक डीएनए के साथ भी संपन्न किया जा सकता है, और इसके डीएनए वाहक कचे होता है एक विशिष्ट प्रतिबंधन के माध्यम के एंजाइम द्वारा ही कचे कहता है काटा जाता है, ठीक। और जब काट देते हैं तब पुनर्योग में इसका कचे कहता है निर्माण किया जाता है। इसके लिए कचे स्रोत चाहिए, काटे हुए वांछित डीएनए चाहिए और लाइगेज एंजाइम चाहिए, और उसी के साथ कचे किया जाता है, इसे जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। और वाहक एवं वांछित डीएनए के खंड को जोड़ने से पुनर्योग डीएनए का निर्माण होता है। और इस विधि द्वारा डीएनए के छोटे छोटे कचे कह देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, जो घंटों में करोड़ों प्रतियां बना लेता है, उन्हें प्रति कॉपी बना लेता है, ठीक ना। इसका समान डीएनए जो कचे करता है तो पॉलीमरेज ध्यान से कचे करता है, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में कचे कर लेता है, काम में ले जाता है। और टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वाटिस नामक जीवाणु होता है, जो एंजाइम के कचे करता है तापमान स्थिर करता है। और ये कितना डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय ज़्यादा रहता है, तो 72 डिग्री से लेकर के 90 पर, ठीक ना। अच्छा, एक बाद कहता है कि टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के उपक्रमकों के दो समुच्चय पर वांछित करता है, ठीक ना। अनेक प्रतिक्रिया बनाई जा सकती है, और इसमें क्या होता है एंजाइम लीमो के डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम लेकर के न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करके उपक्रमकों में आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। और यह प्रक्रिया बार बार होता है, 1 अरब लगभग डीएनए प्रतिरूप बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से कचे से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद कहता है कि प्रतिक्रिया, है ना, जिसका अर्थ होता है फोटोग्राफी, यानी कि एक ही तरह के डीएनए, ठीक ना। आगे कहता है कि पॉलीमरेज श्रृंखला क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तो पीसीआर, ठीक ना। तो वैसा विधि जिसके द्वारा जीव की प्रतिक्रिया या संश्लेषण करते हैं तो बच्चों से करते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। और यह क्रिया थर्मल साइक्लर में किया जाता है। पॉलीमरेज श्रृंखला में होता है तो कैरी मुलिस सबसे पहले किया था, कब 1952, ठीक है। जो कि इसके 3 चरण होते हैं, पॉलीमरेज के कितने चरण होते हैं, 3। पहला निष्क्रियता था, दूसरा का तलानुशीलन और तीसरा का विस्तार, ठीक है। तो निष्क्रियकरण में क्या होता है, इस क्रिया में डीएनए के 92 डिग्री पर 1 मिनट के लिए कचे कहता है गर्म करते हैं, जिससे उसमें दोनों स्ट्रैंड कचे होते हैं अलग, मतलब कि डीएनए के दोनों भाग इस तरह से डीएनए का रहता है, ये दोनों भाग कचे होता है अलग हो जाता है, ठीक है। इसको वजह से कचे करते हैं तलानुशीलन, माने कि इसको डीएनए को तलक्रम को छांट करके 48 डिग्री तक लाया जाता है, और प्राइमर्स लगाए जाते हैं, और उसको ताप मिलने में कुछ होता है वृद्धि करता है, फिर उसको तापमान देते हैं। और विस्तार में क्या करते हैं कि तापमान को 48 डिग्री से लेकर 72 मिनट पर जाकर 1 मिनट तक गर्म करते हैं, और इस क्रिया को 34 से लेकर 37 बार करते हैं, है ना, ताकि जीन की फोटोकॉपी प्राप्त हो सके, तो इसमें जाकर बहुत सारा कचो से बन सकता है, ठीक ना। और अनुप्रवाह संसाधन, इसके बाद कच होता है पूरा डीएनए बन जाता है। इसको जाता है कि अनुप्रवाह संसाधन क्या है, ठीक ना। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पूर्व उसे कई प्रक्रम गुजारना पड़ता है ना, जिसका हम 2 से कर, पहला है पृथक्करण, दूसरा कुछ शोधन, ठीक ना। पृथक्करण कहते हैं कि उत्पाद से अलग किया जाता है, माने कि जिसका डीएनए खंड प्राप्त करना है उसको अलग किया जाता है, और उसको जिस माध्यम उपयोग करना है उसको उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम कद्दू के माध्यम से, है ना, और करेला के माध्यम से कर रहे हैं, तो कद्दू का डीएनए अलग किया जाता है करेला के साथ, और इसको जीन को इधर में प्रभावित किया, इसको जीन को इसमें नहीं करेंगे, ठीक ना। माने कि कद्दू वाला रूप लेना है लंबा, तो करेला वाला में हटा देंगे लंबा वाला, और इसको जगह इसको पर उपयोग करेंगे, जिसे पुनर्योग कहते हैं। और उसको शोधन करते हैं, जांच करते हैं, ताकि किसी तरह से खतरा उत्पन्न न हो। और इसके बाद कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं, तो प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे गए डीएनए खंड को टुकड़े को अलग करने के, है ना, एगारेज जेल की आवश्यकता होता है, जिसे कैसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जिसमें एगारेज एक समुद्री पदार्थ है ना, जो समुद्र से घास उसको कैसे कहते हैं एगारेज इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और डीएनए ऋण आवेशित अणु है, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ कैसे होता है आवेशित होता है। इसके बाद आता है कि जीव प्रतिरोधक बायोरिएक्टर का है, कौन बायोरिएक्टर, तो जीव प्रतिकारक बायो रिएक्टर, ठीक ना। तो पृथक्कृत डीएनए को देखने के लिए डीएनए के इथियम ब्रोमाइड के अभिरंजित करके परावैज्ञानिक किरण में अनावृत करके देखा जाता है। यह प्रक्रिया कैसे कहलाता है, तो जीव प्रतिकारक बायो डीएनए को जब से अभिरंजित करके देखा जाता है, अभिरंजित करने को उसको परंग करके, है ना, तो उसे कैसे कहते हैं, तो कहते हैं जीव प्रतिकारक बायो रिएक्टर। इसके बाद कहते हैं खाली बायो रिएक्टर, ठीक है। तो बायो रिएक्टर कहने का मतलब कैसे होता है कि यह एक बड़ा पात्र होता है ना, जिसमें सूक्ष्म जीव, पादप जंतु, मानव कोशिकाओं की सहायता से कच्चे पदार्थ और जैविक रूप से विशेष उत्पादों को कैसे कहता है परिवर्तित किया जाता है, उसे कैसे कहते हैं बायो रिएक्टर, ठीक ना। और इसके बाद बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करता है, तो इष्टतम माने कि परिस्थिति होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए, लवण होना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, इसमें उपलब्धि होना चाहिए, ठीक ना। एक बाद आता है बी मंडलित हौज,
या तो फिर बायो रिएक्टर। बिमोल्डिक बायोरिएक्टर क्या है, तो यह बेलनाकार होता है, घुमावदार आधार वाला होता है और इसके अंतर्गत मिश्रित वस्तुओं को रखने का जो होता है व्यवस्था होती है। और बिमोडलेट मिश्रण में समरूप में कच्चे होता है, ऑक्सीजन के समान रूप से वितरित होता है और थोड़े थोड़े समय के बाद कच्चे होते हैं बुलबुले के रूप में हवा में प्रवेश कर देते हैं। और इस रिएक्टर के परछोगा के अंतर फोटो प्रदान कर कच्चे करते हैं तो झाग निर्दिष्ट करते हैं, है ना। और इसके साथ साथ कच्चे करता है तो प्रतिचयन का संवर्धन थोड़ी थोड़ी मात्रा में समय समय पर निकाल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका कच्चा होता है, विभाग होता है। इसके बाद यहाँ पर तो नोट्स से यहीं पर पाठ खत्म होता है, ठीक है ना। लेकिन बुक से भारतीय वाला बुक से भी एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। यह रिवीजन के लिए था, कोई दिक्कत।